ऐश्वर्या नाम की लड़की उम्र 22 साल और इस वक्त वह मैनेजर जो बैंक मैनेजर होता है उसके कमरे में थी और दोनों बिस्तर पर प्रेमालाप में डूबे हुए थे। तभी दोस्तों जब निर्वस्त्र थे दोनों तभी डोरबेल बजती है तो मैनेजर एकदम से अपने कपड़े वगैरह टॉवल लपेटता है जैसे नहा कर आया हो और एकदम से जो लड़की थी ऐश्वर्या, यह जो 22 साल की लड़की थी यह वहीं उसी कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती है। और जो मैनेजर होता है वह जब दरवाजे पर जाता है तो की होल से देखता है तो अचंभे में रह जाता है, क्योंकि जो लड़की ऐश्वर्या थी 22 साल की, दरवाजे के दूसरी तरफ उसी की मां सुजाता खड़ी हुई थी जिसकी उम्र 42 साल थी। अब तो उसको देख करके वह थोड़ा हैरान परेशान, लेकिन वह देखता है कि ऐश्वर्या तो पर्दे के पीछे छुप चुकी है तो उसके बाद वह दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही वह सुजाता जो उस लड़की की माँ थी अंदर आती है और एकदम से कहने लगती है कि मैनेजर साहब जो भी कुछ करना है जल्दी कर लो और मेरी बेटी घर मुझसे पहले ना पहुंच जाए, क्योंकि हम दोनों बैंक से एक साथ निकली हैं। वह अगर मुझसे पहले घर पहुंच गई तो चारा हो जाएगा। इतने में मैनेजर कुछ कह पाता, इतने में तो सुजाता ने अपने सारे बदन के कपड़े हटा दिए और फिर यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम चलता है और बेटी 22 साल की अपनी माँ को पर्दे के पीछे से खड़ी होकर सारी चीज़ों को देख रही थी। और उसके बाद जब संबंध बन जाते हैं सुजाता अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और उसके बाद उसकी बेटी ऐश्वर्या पर्दे के पीछे जो खड़ी थी वह निकलती है और फिर वह मैनेजर की बाहों में सिमट जाती है। उसको पता लग चुका था कि उसकी माँ भी इस मैनेजर के साथ मुंह काला करती है और उसके बाद वह भी अपना रंगारंग प्रोग्राम उस मैनेजर के साथ करती है। और फिर दोस्तों लड़की ये सोच पाती है कि भाई मैं भी और मेरी माँ भी एक ही कुएं का पानी पी रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इस घटना के अंदर क्या होता है, क्या यह इसी तरह से सामलात जो प्रोग्राम था यह सामूहिक कार्यक्रम था, यह चलता रहता है या फिर इसमें कोई रुकावट आती है या फिर यहाँ पर एक हत्या जो होती है, क्या किसकी वजह से हत्या हुई थी, क्या मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, अपने जीवन में उतारने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है कुर्नूल जिले के अंदर। कुर्नूल जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कुर्नूल जिला पड़ता है जहाँ पर बैंक मैनेजर टीएम राव जिसकी उम्र होती है 45 साल और बैंक में नौकरी किया करता है। उसी की बैंक में एक महिला है 42 साल की जो उससे 3 साल छोटी है, उसका नाम है सुजाता। वह भी उस बैंक के अंदर ही कर्मचारी है, लेकिन सुजाता का जो फिगर है और हुलिया है बड़ा ही सुभावना है, लुभावना है, बड़ा ही रोचक। उसके अंदर जब देखता है यह मैनेजर तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये मेरी पत्नी बन जाए। अब ये जो मैनेजर था शादीशुदा था, लेकिन इसके बीवी बच्चे गाँव में रहा करते थे और यह यहाँ पर रह करके नौकरी किया करता था। सुजाता जो कि साथ में काम करती थी उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और नज़दीकियाँ ऐसी बढ़ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी वासना को तृप्त करने लगते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। अब एक दिन की बात होती है, दोनों का काम चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, दोनों खुश थे। एक दिन सुजाता बैंक में जब काम कर रही थी तो उसकी बेटी को अपनी माँ को अपने साथ कहीं किसी रिश्तेदारी में ले जाना था। तो सुजाता कहकर आई थी कि जब टाइम हो जाए तो तू घर से आ जाना और मेरे पास बैंक में आ जाना और हम दोनों उस रिश्तेदारी में मिलकर चलेंगे। अब टाइम हो जाता है तो उसकी बेटी ऐश्वर्या जो कि 22 साल की थी और देखने में वाकई में ही ऐश्वर्या के जैसी लगती थी, वह अपनी माँ को बुलाने के लिए बैंक पहुँच जाती है और वहाँ जाकर माँ के टाइम को ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगती है कि भाई छुट्टी होगी, लंच होगा। वहीं पर जब वह बैठी थी मैनेजर अपने रूम में उसको बुला लेता है टीएम राव और अब वह उस लड़की की तरफ देखने लगता है तो अब उसकी माँ से भी ज़्यादा सुंदर उसकी बेटी उसको लग रही थी, क्योंकि माँ के साथ तो उसने रंगरलियाँ मनाई थी कई सालों से। अब वह सोच रहा होता है कि अगर बेटी भी काबू में आ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा और वह उस लड़की को अपना नंबर देता है, उसका नंबर ले लेता है। उस दिन तो ये माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद यह जो मैनेजर होता है इस लड़की ऐश्वर्या के पास फ़ोन पर फ़ोन करने लगता है। ऐश्वर्या भी इंटरेस्ट लेने लगती है। दोनों के बीच में अब ऐसी ऐसी बातें होने
होने लगती हैं, जो कि एक पति पत्नी के बीच में हुआ करती हैं। और धीरे धीरे अब मैनेजर इस ऐश्वर्या नाम की लड़की, जो इसकी प्रेमिका की लड़की थी, इसको भी अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और पहली बार मिलने की प्लानिंग करता है। पहली बार मिलने के लिए लड़की को बुलाता है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे उसके साथ ये कमरे में था, उसके कपड़े उतार देता है, संबंध बनाने लगते हैं। तभी यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया था, उसी वक्त इस ऐश्वर्या की माँ सुजाता का भी टाइम हो रहा था मैनेजर के कमरे में आने का। तो अब एकदम से सुजाता आ जाती है, ऐश्वर्या की माँ। तो सुजाता कि जब दरवाजे पर होती है तो ऐश्वर्या पर्दे के पीछे छुप जाती है, तो उसकी माँ भी वही कर्मकांड करने आती है मैनेजर के साथ। तो यहाँ पर बेटी को पता लग जाता है माँ की करतूत के बारे में, और फिर घर जाकर माँ को बताती है कि माँ तुम तो वहाँ पर देखी थी मैंने, मेरा भी उससे प्यार हो चुका है। तो दोनों माँ बेटी मांडवाली कर लेती हैं, आपस में सोच लेती है कि चलो काम मिलजुल कर ही चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को क्या पता लगता है। इस तरह से अब माँ बेटी का काम रफ्तार पकड़ने लगता है, कभी माँ कभी बेटी, कभी दिन में, कभी सुबह, कभी रात को। इस तरह से वहाँ पर इस तरह का काम लगातार चल रहा था। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, 1 साल गुजर जाता है। सुजाता को लगता है कि मेरी बेटी अगर कंवारी रहेगी, इसी तरह से लोग ताने मारेंगे, तो इसकी शादी हो जानी चाहिए। किसी तरह से शादी हो जाएगी तो फिर ये कैसे भी मज़े लेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग कहेंगे भाई शादीशुदा है। अब यह इसकी शादी की तैयारी करने में जुट जाती है कि इसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद इसको मैनेजर के साथ मज़े लेने तो ले ले, ना लेने तो अपने पति के साथ रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपनी बेटी से बात करती है कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, कोई लड़का ढूंढूंगी। लेकिन बेटी ऐश्वर्या कहती है कि मैं टीएम राव मैनेजर को छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। अब यह बात मैनेजर तक भी पहुँचती है, तो तीनों इकट्ठे होकर बात करते हैं। जो लड़की होती है वह कहती है मैं आपसे शादी करूँगी, लेकिन मैनेजर कहता है कि देखो मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी तुमसे थोड़े ही छोटे हैं, 19 साल का मेरा बड़ा बेटा है और तुम 22 साल की हो, तो तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुर्गति और बेइज्जती हो जाएगी गांव के अंदर अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो। अब तो यह बातचीत करते हैं आपस में, फिर ये एक प्लानिंग बनाते हैं कि तुम ऐसा करो, शादी कर लो और शादी करने के बाद मेरे पास आती रहना मिलने के लिए। तो अब ये लड़की मान जाती है और फिर इसके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है। तो इनको लड़का मिलता है, तेजेश्वर नाम का लड़का, बहुत ही सीधा साधा चरित्रवान लड़का, और जो कि सर्वेयर था, ज़मीनों का सर्वे करते हैं ना, इस तरह की उसकी कोई जॉब थी, तो लोगों की ज़मीन को नापता, पैमाइश करता। तो उससे इसकी शादी होने की तैयारी हो जाती है। तेजेश्वर का भाई तेजवर्धन था, उसका पिता था, माँ थी। अब जैसी सगाई हो रही थी तो सगाई के दौरान ही तेजेश्वर के पिता से कोई कह देता है कि भाई जिस लड़की के साथ तुम अपने बेटे की सगाई कर रहे हो, ये लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। अब तो पिता कहता है कि अब क्या करें, अब तो ये मामला हो रहा है। अब जब सगाई हो जाती है तो उसके बाद ये सोचता है कि सगाई तो तोड़ी भी जा सकती है अगर कोई ऐसी बात है तो। और जो पिता होता है अपने बेटे तेजेश्वर से कहता है कि बेटा इस लड़की के बारे में चाल चलन लोग गलत बता रहे हैं, और देख ले, इससे बात कर ले, क्या बात है, या फिर इस रिश्ते को तोड़ते हैं हम। लेकिन तेजेश्वर कहता है नहीं पापा, अभी रिश्ते को मत तोड़ना, मैं पहले बात कर लेता हूँ उससे। और फिर वह फ़ोन मिला देता है अपनी होने वाली पत्नी ऐश्वर्या के पास, और उससे सारी बातें बता देता है कि लोग कहते हैं तुम्हारा चरित्र खराब है, क्या बात है, क्या मामला है, मुझे बताओ तो ज़रा। लेकिन ऐश्वर्या उधर से रोने लगती है, और त्रिया चरित्र जो होता है उसमें इस लड़के तेजेश्वर को फंसा लेती है, रो रो करके। और सारी चीज़ें ऐसी लगने लगती है तेजेश्वर को कि लोग ही पागल हैं, दुनिया ही इसके बारे में बुरा सोचती है, ये तो 1 नंबर की गऊ औरत है। अब तो यहाँ पर यह राजी हो जाता शादी करने के लिए। माँ बाप मना भी करते हैं बेटा शादी मत कर, कोई ना कोई बात तो होगी जब लोग इतना कह रहे हैं। लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला था, वह तो उसके त्रिया चरित्र में फंस चुका था। अब धूमधाम से शादी होती है 18 मई को। शादी होने के बाद सुहागरात की बारी आती है। सुहागरात की रात जब यह तेजेश्वर अपनी पत्नी ऐश्वर्या के कमरे में जाता है और घूंघट उठाता है तो ऐश्वर्या उसको झटक देती है और उसके कहती है मुझसे दूर रहना, टच मत हो जाना। अब यहाँ पर पत्नी अपना रंग दिखाती है। तो यहाँ पर अभी भी तेजेश्वर को ये लगता है कि शायद ये डर रही है, इसने पहली बार किया होगा या फिर कुछ नहीं किया है अभी तक। तेजेश्वर को क्या पता था, ये तो पूरी खेली खाई औरत है। अब वह उसे अपने पास नहीं आने देती है। इसी तरह से रोज़ रोज़
टाइम गुजरता है। तेजेश्वर अपने माँ बाप से भी नहीं कहता है, क्योंकि वह अगर माँ बाप से कहता है कि ये लड़की तो मुझे पास भी नहीं आने दे रही है, तो माँ बाप यही कहते कि बेटा हमने मना किया था ना, इसका कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। अब तेजेश्वर चुपचाप इस खून के घूंट को पी कर रह जाता है, शांति से अपना टाइम गुजारने लगता है। 1 महीना गुजर जाता है। शादी के 1 महीने बाद 17 जून 2025 को कुछ लोग तेजेश्वर के घर पर आते हैं और उसके कहते हैं कि भाई हमारी ज़मीन की पैमाइश करनी है, थोड़ा हमारे साथ चलो। तो उसको अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं और उसके बाद दोस्तों तेजेश्वर गायब हो जाता है। जब उसके माँ बाप फ़ोन करते हैं तो वह कहीं भी उसका अता पता नहीं था, फ़ोन बंद हो जाता है। पुलिस में FIR की जाती है बड़े भाई तेजवर्धन के द्वारा। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, तो यहाँ पर उसका फ़ोन तो घर में ही बंद पड़ा हुआ था। अब यह भी मामला एक अचंभे में था, क्योंकि शायद हो सकता है किसी ने फ़ोन को छुपा दिया हो। अब उसके जांच पड़ताल में जुट जाती है पुलिस, तो उसकी डेड बॉडी मिलती है दोस्तों 3 दिन के बाद। जब FIR दर्ज करवा दी जाती है घर वालों के द्वारा, तो उसकी डेड बॉडी 23 जून को 2025 को नहर में लाश पड़ी मिलती है। फूली हुई थी और बहुत ज़्यादा दशा उसकी बिगड़ी हुई थी। घर वाले देखते हैं, जाकर रोने लगते हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है, क्योंकि अभी अभी 4-5 दिन पहले ही FIR दर्ज हुई थी इसी लड़के की कि भाई वह गुमशुदा हो गया, खो गया है कहीं। अब पुलिस दिमाग लड़ाती है कि देखो इसका फ़ोन भी घर में था, लोकेशन घर में थी। और दूसरी बात ये ध्यान लगाती है पुलिस की उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे थे जब पत्नियां अपने पतियों को निपटा रही थी शादी के दौरान ही। जैसे कि राजा रघुवंशी को निपटाया गया था, उसको पहाड़ों से धक्का दे करके मार दिया गया था। तो पुलिस के दिमाग में यही आता है कि भाई इसकी शादी को भी सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी पत्नी का कहीं अफेयर हो। तो पुलिस जब दिमाग पर जोर देती है तो उसको भी शक होता है कि मामला गड़बड़ हो सकता है, और फिर उसकी पत्नी ऐश्वर्या की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो ऐश्वर्या के फ़ोन से इस मैनेजर TM राव के पास फ़ोन किया गया कई बार, और जब उसका पति गायब हो जाता तभी भी यह उसके साथ बनी हुई थी। इधर ये अपनी माँ सुजाता के पास लगातार फ़ोन कर रही थी। तो यहाँ पर अब पुलिस को थोड़ा शक होता है, तीनों को उठाया जाता है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उठाने के बाद सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर अब एक के बाद एक राज खुलने लगते हैं। ये बताते हैं कि हमने 2 लाख रुपए में सुपारी दी है मेरे पति को मरवाने के लिए। नागेश, राजू और परशुराम, उनको सुपारी दी है। अब पुलिस और पूछती है कि मामला क्या है, तुम तीनों शामिल हो? तो वह कहते हैं जी हम तीनों शामिल हैं। पुलिस पूछती है कि मामला क्या है, राज खोलो। तो उसके बाद वह बताते हैं कि माँ, बेटी और मैनेजर, इनके जो रिश्ते थे उसके बारे में वो बताती है कि हम अफेयर में थे तीनों लोग। तो हमने डिसाइड किया कि शादी कर लेते हैं, जिससे कि लोग ये ना कहें लड़की बिना शादी के घूम रही है। जब सगाई हो जाती है उसके बाद मैनेजर को पता लगता है, जो TM राव होता है, भाई लड़के के नाम काफ़ी ज़मीन भी है। तो फिर यहाँ पर तीनों बैठकर प्लानिंग करते हैं कि शादी हो गई है और उसके बाद अगर इसके पति की मौत हो जाए तो लोग यही कहेंगे बेचारी दुर्भाग्यशाली थी, और उसके बाद भी कुछ दिन तक मामला चल जाएगा और जो पति की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इस ऐश्वर्या के नाम आ जाएगी। तो वह पूरी प्लानिंग कर देते हैं कि भाई अब इसके पति को रास्ते से हटा देंगे और उसके बाद ऐश्वर्या मज़े में, और फिर इन तीनों की तिगड़ी लगातार अपनी कार्य प्रगति पर बढ़ती रहेगी। अब इसी बात को सोच करके 2 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है और वह लोग इसको घर से ही ले जाते हैं। हमें ज़मीन की पैमाइश करवानी है, और फिर दोस्तों रास्ते में इसकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद इसको नहर में फेंक देते हैं। और फिर 5-4 दिन के बाद इसकी लाश फूली हुई नहर के ऊपर तैरती मिलती है। इस तरह से यहाँ पर राज खुलता है दोस्तों। सोचो तीनों का खेल मतलब कितना खतरनाक था। सोचने की बात है यार, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब तो बाल बच्चों की शादी करने में भी डर लगता है, भैया कैसी लड़की आए या फिर कैसा लड़का मिले, जो शायद हो सकता है अपना कहते हैं ना मतलब अपना पोत पूरा करने के लिए आ रही हो लड़की। मतलब ये है कि जैसे भाई शादी हो जाए और शादी होने के बाद पति को रास्ते से हटा देंगे, फिर दोबारा से मज़े से रहेंगे, समाज कुछ नहीं कहेगा, शायद ऐसा काम करने के लिए आ रही हो। किसी का कोई पता नहीं है भैया। लड़कों की शादी करें तो लड़की के आगे पीछे का ज़रूर देख लें कि कहीं इधर उधर मुँह तो काला नहीं कर रही है, वरना तो कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है रियल में, क्योंकि कई केस, सैकड़ों केस आप लोगों ने सुने और देखे होंगे जो अभी अभी 1-2 साल के अंदर घटित हुए हैं। ये जो सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर जो जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन का युग है, इधर से उधर बातें बहुत जल्दी हो जाती हैं। लड़का लड़की की पहले तो चिट्ठी फेंका करते थे, घर के पास से गुजरा करते थे बच बचा करके, तब जाकर कोई 2 शब्द बात हो पाती थी। आज के दौर में तो लड़की आराम से अपनी रजाई में पड़ी है, लड़का आराम से रजाई में पड़ा है और मैसेज पर मैसेज वार्तालाप हो रही है। तो इस दौर में अपने आप को बचाना बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है। तो लड़के की लड़की की शादी करें तो दूसरे जीवन साथी के बारे में तलाश लें कि वो कहीं और मुंह तो काला नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तरह तरह की होटल पर सब्जी खाने लगता है लड़का या लड़की, तो उसको घर की सब्जी स्वाद नहीं लगती है। तरह तरह मुंह मारेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर, तो फिर उनको अपने जीवन साथी प्यारे नहीं लगते हैं और फिर घर इसी तरह से तबाह होते हैं और फिर शादी के बाद भी अपने प्रेम प्रसंगों को छोड़ते नहीं हैं ये लोग, लड़के और लड़की, और फिर तो घर तबाह होना ही है। तो जांच पड़ताल कर लें शादी से पहले, वरना बहुत बुरा हो सकता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, कमेंट करते हैं भाई साहब ये क्या चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। राजकुमार मीना कमेंट करते हैं भाई साहब मैं राजकुमार मीना बोल रहा हूँ, 3-4 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ मैं और 12 जिला राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजकुमार मीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने दर्शक हैं आप, मुझे पता है। पहले आप काफ़ी कमेंट किया करते थे, लेकिन फ़िलहाल कमेंट्स करना आपने बंद किया हुआ है। लगातार कमेंट किया करें जिससे कि थोड़ा सबकी याद बनी रहे। मदन लाल सोनी कमेंट करते हैं पाप का घड़ा फूट गया जी, बिल्कुल। ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं लड़की ने जो किया बहुत ही सही किया, पर डर डर के ज़िंदगी जीना ठीक नहीं है जी, बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे साथ कुणाल धानुक कमेंट करते हैं सुदेश भाई आप हर बार कहते हो कि सबका नाम आएगा, लेकिन आपने हमारा नाम कभी लिया ही नहीं जी। आपका नाम मैंने लिया है कुणाल धानुक जी, पिछले वीडियो में भी लिया है और अभी भी मैंने आपका नाम लिया है, तो चिंता मत करिए, आप कमेंट करते जाइए, मैं नाम लेता जाऊंगा और इसी तरह से ये काम चलता है जी। और उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं नमस्कार गुरुजी, राधे 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 जी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। और अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं, बहुत दिनों से कमेंट नहीं किया बॉस आपने, आप लगातार कमेंट किया करें जिससे कि एक फैमिली लगे कि भाई हमारी फैमिली भी हमारे साथ बनी हुई है। तो अमित पटेल जी लगातार कमेंट करें। और मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुमेर एस राधे राधे जी। हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं जय श्री राम राधे राधे जी। गुलाब चंद कुशवाहा कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से जय हिंद जय भारत। रंजीत सिंह कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा दोबारा से। और उसके बाद हमारे साथ रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। सूरज डीओ लालच का फल बुरा होता है मेरे भाई, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सूरज भाई हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, हमारी फैमिली का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा हैं, स्तंभ हैं और बहुत ही आशीर्वाद देते हैं अपना, और इनकी छत्र छाया में हम काम करते रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मनजीत सिंह कमेंट करते हैं और ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं कलकत्ता से। रंजीत सिंह दोबारा से कमेंट करते हैं। स्वपंडे हैं। मनोज श्रीवास्तव जी हैं जो कि अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना कर रखते हैं और हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मनोज जी आपका, और जो कि अपना पूरी तरह से आशीर्वाद बनाते हैं हमारे ऊपर। जो रहने वाले हैं जिला गोपालगंज बिहार, वार्ड नंबर 23 से, बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं और आराध्या नंदनी जी हमारी बहन हमारे साथ बनी रहती हैं, राधे राधे जी, बिल्कुल बहन राधे राधे, और जो हमें अपना आशीर्वाद देती हैं, कमेंट्स करती हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और बहुत सारी बहन हमारी कुछ ऐसी भी हैं जो पहले वीडियोज़ देखती थी और मुझे शिकायत आई है कि उनके पास वीडियो जा नहीं रहे हैं। एक वीडियो पहुंच गया था मेरा उनके पास, नाम मैं भूल रहा हूं, और जीतू सुदेश चैनल का वीडियो पहुंच गया था और वो कह रही थी कि भैया आपका वीडियो हमारे पास आता नहीं है, क्या हो गया? तो आप वीडियो को सर्च कर लें, यूट्यूब और फेसबुक के अंदर सर्च कर लें, तिरछी बात भारत अगर आप लिखेंगे तो हमारा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। कई बार अपने आप वीडियो नहीं आता है तो आप हमारे पेज को सर्च कर लिया करें, ऊपर सर्चिंग बार में तिरछी बात भारत के नाम से, तो सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं। रघुवीर सिंह नेगी दोबारा कमेंट करते हैं।
आप मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खाटाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते रहते हैं। और भी बहुत सारे भाई हैं छगनदास खाटाबांध राजस्थान से। और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, बने रहते हैं हमारे साथ। भाई का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में फिर से लूँगा। और तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।